the budget for the year. नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा दिन है और आज पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है। मोदी सरकार 3.0 की अगर बात की जाए या यूं कहें कि एनडीए सरकार का ये पहला बजट 3.0 के तौर पर पेश होने जा रहा है, तो बहुत बड़ी खबर। इसी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। बजट से पहले वित्त मंत्री पहुंच चुके हैं। तो आज पेश होगा मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। सुबह 11 बजे से देखिए कार्यवाही शुरू हो जाएगी सदन की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनोखा रिकॉर्ड आज बनाएंगी। लगातार 7वां केंद्रीय बजट आज पेश करेंगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि बजट से पहले वित्त मंत्रालय पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो आज पेश होगा मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट। बिल्कुल, और बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची है वित्त मंत्रालय। और रिचुअल्स बहुत से होते हैं इनमें। आप कहेंगे कि अपनी पूरी टीम के साथ जिन्होंने इस बजट को बनाने में छोटी सी भी भूमिका निभाई है, उन सभी के साथ एक फोटो सेशन। उसके बाद अब क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, लगभग 2 घंटे से कम का समय बचा हुआ है, तो ऐसे में बजट पेश करने की अगर बात की जाए तो वित्त मंत्री आज बजट पेश करने जा रही है। मोदी सरकार 3.0 की अगर बात की जाए तो ये पहला बजट। इस बजट से अलग अलग वर्गों ने खासी उम्मीदें लगा रखी हैं और खासतौर पर विशेषज्ञों की अगर बात की जाए तो विशेषज्ञों का कहना है कि ये बजट इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी हैं और इन चुनौतियों के बीच इस बजट को लोक लुभावन एक बजट अगर पेश करना है तो उसमें आपको हर वर्ग का ख्याल रखना होगा, खासतौर पर मध्यम वर्ग की बात की जाए। बिल्कुल, ये 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2019 की तस्वीर देखिए, 2020 की, 2021, 2022 और 2023, 2024 की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बजट पेश हुआ था और किस तरीके की तस्वीरें रही। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2024 का पूर्ण बजट आज पेश होगा। अपने आप में एक आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है विनय। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं हम कि दर्शकों को बताएं कि अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनाने जा रही हैं। 2019 में उन्होंने बतौर वित्त मंत्री पहला बजट पेश किया था। उसके बाद 2020, 2021 का समय बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण था क्योंकि कोरोना का समय था वो, और उस समय में बजट पेश करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 2022, 2023 की तस्वीर, 2024 की वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश हुआ था। और अंतरिम बजट की अगर बात की जाए तो अब एक पूर्ण बजट यहां पर पेश होने जा रहा है। आज का दिन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैंने हमारे साथ जो खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हैं उनसे एक बार आपको रूबरू करवा देती हूँ। प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ बनी हुई हैं। सुभाष उसपरा अर्थशास्त्री स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आपको बता दें अभिषेक झा टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और क्योंकि दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा करना भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा, इससे हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को ये समझाने की कि ये जो बजट है इसका प्रारूप किस तरह का होने जा रहा है। और जब 11 बजे के बाद ये बजट जब पेश होना शुरू होगा और वित्त मंत्री पूरा बजट अपना पेश कर देंगी तो उसके बाद हम इस पर आकलन करेंगे कि ये बजट किस तरह का रहने वाला है। चविष्का, मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत करें। बिल्कुल प्रियदर्शनी, आपसे ही मैं सवाल लेना चाहूंगी। सबसे पहले आप बीजेपी प्रवक्ता हैं, किस तरीके से आप देख रही हैं इस बार जो इस साल का पूर्ण बजट आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? नमस्कार आपको और मेरे साथ साथी जितने भी बैठे हैं उनको भी सादर प्रणाम और दर्शकों को भी। देखिए, जिस अमृत काल की हम सबने आज कल्पना कर रखी थी वो कल्पना आज साक्षात्कार हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो भी बजट बनाया होगा वो जनता के हितों में बनाया होगा। ऐसा बजट बनाया होगा जो जनता के हित को लेके बनाया होगा, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे हम किसी भी वर्ग को उठा के देख लें, उन सब वर्गों के लिए कुछ ना कुछ आपको इस पिटारे में जरूर मिलेगा। मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से परिवर्तन हुआ है 2014 के बाद ग्लोबल इकोनॉमी में। आज ग्लोबल इकोनॉमी के परिवेश में आज हम 3.7% की अपनी दावेदारी रखते हैं। आपको मैं एक और बता दूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 2014 के बाद 8.2% से अब हट के
बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5.1 था और 2 साल के अंदर हम 4.5 में आने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीडीपी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी बढ़ी है। आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी माने जाते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज कोई भी भारतीय अगर विदेश जाता है तो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। आज मोदी जी एक इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड है कि जब भी कोई भारतीय या प्रवासी जो बाहर रहते हैं वो अपने आप को आज भारतीय बोलने में गर्व महसूस करते हैं। 2014 से पहले देश में बेरोजगारी की सीमा चरम पार हो चुकी थी। आज हम रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। आज हमने महिलाओं को सुरक्षा दी है। आज एक महिला अपने घर में बचत कर पा रही है। ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो हमने लाई हैं जिससे कि लोगों को, एक आम जनमानस को फायदा हुआ है। चाहे आयुष्मान योजना देख लीजिए, चाहे आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, चाहे आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, चाहे कोई भी योजना देख लीजिए, ये सारी योजनाएं मोदी सरकार लेके आई है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका सारा का सारा साधुवाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और एक और बहुत बड़ी बात मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब विपक्ष इस किस्म के आरोप लगाता है कि नौकरी कहाँ है, नौकरी कहाँ है, तो मैं एक बड़ी ही मार्के की बात बोलना चाहती हूँ कि आज जिस तरीके से स्टार्टअप इंडिया इस देश में है, आज हमारे पास सबसे बड़ा यूथ चंक है, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आज एक आम घर से निकला हुआ व्यक्ति या लड़का या लड़की जो इसने इंजीनियरिंग कर रखी है, सीए कर रखा है, वो आज सोच सकता है कि अपना उद्योग बना पाए, अपना उद्योग खड़ा कर पाए, क्योंकि अब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है बैंकिंग सेक्टर में कि आप सिर्फ अपने कागजात लेके जाइए और आपको लोन मिलेगा और आप अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं। ये सब अगर किसी ने किया है तो किया है मोदी जी ने। कहते हैं ना कि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सुभाष सिप्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अर्थशास्त्री के तौर पर ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। सुभाष जी, क्या लगता है, क्योंकि देखिए एक संकल्प देखा है कि विकसित भारत होगा 2047 में, एक सपना देखा गया है, एक संकल्प लिया गया है। अर्थशास्त्री के तौर पर, बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर हम देख रहे हैं जिस तरह से अभी प्रियदर्शनी जी भी बोल रहे हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, अब 3री अर्थव्यवस्था का सपना देखा जा रहा है इन 5 सालों में जो आने वाले समय होंगे। तो क्या इसकी झलक किस तरह से देखी जाएगी, किस तरह का स्वरूप होना चाहिए, ये एक बड़ी चुनौती भी होगी। आप इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं? पहले सबको नमस्कार। मैं सुभाष जी माफ कीजिएगा, एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं क्योंकि ये अपडेट भी हमें देना जरूरी है। मैं आ जाता हूं आपके पास। ये फोटो सेशन जो रिचुअल्स की हम बात कर रहे थे, वो रिचुअल्स हम आप दिखा रहे हैं लगातार अपनी टीम के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो अपने आप में आज एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं, 7वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं और ये जो बजट का वो टैबलेट वो जो दिखा रही हैं, उनकी पूरी टीम, हर मेंबर ने, ये टीम पूरी टीम नहीं है इस फोटो में आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में जो दिखा रहे हैं, लेकिन जो ये लोग हैं कोर तौर पर, जो ये सदस्य हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत की होती है। इस बजट को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होता है। और ये जो आपको पिटारा दिखा रहे हैं, ये पिटारा बस अब से ज्यादा समय नहीं है, 11 बजे का समय है, तो लगभग 1.5 घंटे बाद ये पिटारा खुलेगा, ये टैबलेट खुलेगा और इस टैबलेट के खुलने के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि क्या कुछ खास होने जा रहा है इस बजट से जो उम्मीदें हैं। बस अब यहां से वित्त मंत्री निकल रहे हैं, आगे के 1-2 रिचुअल्स जो होंगे वो पूरे होंगे और उसके बाद हम देखेंगे सीधे वित्त मंत्री को सदन के अंदर जब वो बजट पेश कर रहे होंगे। सुभाष जी माफ कीजिएगा, उससे मैं आपको रोका था। मैं चाहूंगा कि आप जो अपनी राय दे रहे थे वो दें और ये बताएं कि ये 3री अर्थव्यवस्था का जो सपना हम देख रहे हैं इन 5 सालों में आने वाले, वो किस तरह से पूरा होगा। देखो, ये अभी जो मोदी गवर्नमेंट है, अभी जो 2-3 महीने पहले ही बनी है, 3.0 इसका ये पहला बजट है और इसी के लिए आज ये बजट अभी मैडम ने, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने आज पेश करना है 11 बजे। और इससे पहले कल एक इकोनॉमी सर्वे जो है ना, उन्होंने पेश किया है। वहां के जो इसके जो सलाहकार हैं डॉक्टर जो है अनंत, उन्होंने कुछ नहीं, मतलब जो है ना, इसमें जो विशेष जो बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, उन्होंने यही बताई हैं इसमें। भाई इस टाइम जो है अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी स्थिति में है। इसी तरह से उन्होंने जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, मतलब ये इट इज मतलब एट दिस टाइम इट इज 6.5% और ये 7% होने का अनुमान है। IMF
और जो वर्ल्ड बैंक है उसके अनुसार जो फिगर है इसमें ये जो बजट आने वाला है उन्होंने यही बताया, इसमें जो कृषि क्षेत्र पर फोकस किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो जियो पॉलिटिकल के बावजूद भी अच्छी स्थिति में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारी जो इस टाइम जो वर्ल्ड में जो अर्थव्यवस्था है इट इज 1/5, मतलब 5वें नंबर पे है ये। और कल मोदी साहब ने जो संसद में जो भाषण भी दिया, उन्होंने बोला भाई ये जो बजट है उन जो 2047 जो हमारा जो विकसित भारत का जो सपना है उसके लिए ये नींव रखा जाएगा। अगले 5 साल में हमें नींव रखनी है इसी बजट में। इसी तरह से उन्होंने ये भी बोला भाई ये जो अमृत काल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। इसी तरह से जो डॉक्टर अनंत है उन्होंने ये बताया, इसमें जो इस टाइम जो है बेरोजगारी जो है घटी है और रोजगार पर पूरा जोर दिया जाएगा इस बजट में, जो मुख्य बातें हैं, क्योंकि रोजगार भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। ये जो लोकसभा का जो चुनाव है उसमें जो विपक्ष है जो उन्होंने जो चुनाव लड़ा है उसमें सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो बेरोजगारी का था। भाई जो चाहे वो हरियाणा लो, चाहे वो हमारे इंडिया में लो, सभी स्टेट्स में जो बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो इसमें रोजगार पे जोर देने का उन्होंने फोकस किया थोड़ा सा। इसी तरह से उन्होंने ये भी बताया है कृषि क्षेत्र के साथ साथ जो प्राइवेट क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें हर साल औसतन 78.5 78 लाख हर साल जो है ना रोजगार दिए जाएंगे। इसी तरह से परंतु उन्होंने ये भी बोला है जो आईटी सेक्टर है उसमें ज्यादा हायरिंग की उम्मीद नहीं है। इसी तरह से उन्होंने इस बात पे भी फोकस किया है इस बजट में जो आज आने वाला है, हमें यही उम्मीद है भाई महिला जो रोजगार जो सब रोजगार है जो सेल्फ डिपेंडेंट है उसमें तेजी की बात बताई गई है, कही गई है, उसमें जोर दिया जाएगा। जिस तरह से लखपति दीदी तरह की जो है ना ये योजना इसमें लागू की जाएंगी। इसी तरह से उन्होंने ये भी बोला है भाई जो निजी जो निवेश है उस पे जोर दिया जाएगा, उसकी रफ्तार की जाएगी। इसी तरह से अब 2024-25 में जो फिस्कल जो डेफिसिट था वो 0.7% से कम होकर 5.1% रहने का अनुमान है। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जितना ज्यादा होता है तो वो नुकसान हो जाता है। फिस्कल डेफिसिट मीन हमारी मतलब खर्चे तो ज्यादा है और इनकम कम है, वो जो डिफरेंस है फिस्कल डेफिसिट और वो हम कैसे पूरा करते हैं उधार से। तो ये मतलब इट विल बी 5.1%। ये कल जो सलाहकार हैं जो आर्थिक सर्वे जो उन्होंने पेश किया, क्योंकि आर्थिक सर्वे सबसे पहला आर्थिक सर्वे हमारे इंडिया में 1951-52 में किया गया था और ये पहले ये बजट के साथ ही होता था, परंतु 1964 से ये बजट से एक दिन पहले किया जाता है। उसी तरह से कल इन्होंने आर्थिक सर्वे मतलब अब वैसे तो अब आज मैडम शी इज वेल एक्सपीरियंस्ड जो हमारी आदरणीय सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, क्योंकि उनका आज 7वां बजट है। 1 फरवरी को ये अंतरिम बजट क्योंकि इलेक्शन थे लोकसभा के वो पेश कर चुकी हैं और आज हमें उम्मीद है, हर वर्ग को उम्मीद है आज इस बजट से, चाहे वो युवा वर्ग है चाहे वो गृहिणी है। अब पिछली बार जो महंगाई की जो रेट है वो कम थी, क्यों? इट वाज ओनली ड्यू टू सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर के 200 रुपए रेट कम किए गए। बिल्कुल। इस बार फिर भी हमें और उम्मीद है भाई जो है ना कम होगी महंगाई की दर जो है ना, अदरवाइज तो इन्फ्लेशन रेट जो है ना ये थोड़ी सी ज्यादा है। ये सिर दर्दी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अब देखते हैं आज मैडम अपने पिटारे में क्या खोलती हैं। तो ये बातें हैं और इसमें ये भी है, डॉक्टर अनंत जी ये बता रहे थे भाई इसमें जो एमएसएमईज है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें भी जोर देने का उम्मीद है। तो हर चीज जो है ना सभी सेक्टर्स पे इसमें ध्यान दिया जाएगा, हमें तो यही उम्मीद है। और आज पूरे देश की नजरें आज मैडम के बिल्कुल इस पिटारे पर हैं भाई वो क्या खोलती हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर है चाहे वो व्यापारी है। और मेन चीज है सर्विस सेक्टर जो मध्यम वर्गीय है इस टाइम बिल्कुल टीवी पर चिपका बैठा होगा, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा जो बजट है उनका हिलता है। उनकी रसोई जो है ना वो किस तरह से चलेगी, क्योंकि मध्यम अब जो सैलरीड पर्सन है उन्हें भी उम्मीद है भाई वो जो सैलरी के जो स्लैब्स हैं उसमें थोड़ी सी रियायत मिलेगी। जो है हमारे जो इसमें जो हमारी डिडक्शंस हैं, एटीसी की जो डिडक्शन है इसमें लोग बचत कर लेते 1.5 लाख रुपए की चल रही है और 2014-15 से चल रही है, उसके बाद उसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ एटीसी में। इस बार हमें उम्मीद है 2.5 लाख जरूर से जरूर की जाएगी। इसी तरह से कई बार हम लोन लेते हैं उस पर ब्याज देते हैं, उसमें 2 लाख की डिडक्शन होती है। और इसमें उम्मीद है क्योंकि आजकल घर कितने महंगे हुए पड़े हैं, कोई 50, 40, 30 लाख का मकान तो मिलता नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ के छोटे महकान है, इतने महंगाई है और हमें फिर ब्याज देना पड़ता है। तो उसका जो उसमें जो डिडक्शन है ये हमें उम्मीद है
ठीक और ये 2 लाख से 3 लाख की जाएगी। और इसी तरह से एक चीज और, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो सैलरीड पर्सन है, उनका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इट इज 50,000। ये भी इस बार पूरी उम्मीद है मोदी साहब से, मैडम से, आज ये भी जो है ना 1 लाख होने की उम्मीद है। और जो मतलब थोड़ी सी जो रियायत मिलेगी, चाहे वो पुराना रिजाइम है चाहे वो नया रिजाइम है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो है ना मतलब हर वर्ग को जो है ना रियायत मिलेगी, ये ठीक है। सुभाष जी टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं, अभिषेक जी, और मैं चाहूंगा चविष्का आप एक बार जो और नए गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, नए मेहमान जुड़े हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवा दें और फिर मैं अभिषेक जी से सवाल ले लूंगा। बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, विजेंद्र रेणु प्रवक्ता एनएलओ से हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। बजरंग दास जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। महंगाई को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आता है। महंगाई लगातार हरियाणा से लेकर और भी कई राज्य हैं, केंद्र तक की बात मैं कर रही हूं कि इस वक्त विपक्ष के पास जो मुद्दा है वो महंगाई का है। हालांकि आम जनता भी ये कहती हुई नजर आ रही है। क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से? देखिए मैडम जी, ओनली महंगाई का नहीं, महंगाई तो बहुत ज्यादा हो ही चुकी है जी। जहां आप देखोगे रसोई गैस का सिलेंडर 400 रुपए का होता था, आज 1000 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर है। इसी प्रकार आपने देखा, आप जहां दाल के रेट 2014 में आप आम दाल के रेट 50 रुपए किलो होते थे, आज 140-50 रुपए किलो दाल बिक रही है। जो सरसों का तेल 55 रुपए लीटर होता था, आज वो भी 150 रुपए लीटर से ज्यादा बढ़कर हो चुका है। ये स्थिति है। आप पेट्रोल का देख लो, 55-56 रुपए लीटर होता था, आज 100 के लगभग पेट्रोल हो चुका है। महंगाई तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। महंगाई के अलावा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा आज देश के अंदर बेरोजगारी का है। बेरोजगारी आज सर चढ़कर बोल रही है। आज आप देखोगे हरियाणा ले लो, देश ले लो, जहां तक मोदी जी का एक नारा था, 2 करोड़ युवाओं को आई साल नौकरी दूंगा, आपके सामने नौकरी नहीं दी गई। महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोल सस्ता देने की बात थी, रसोई गैस 250 रुपए सिलेंडर करने की बात थी। आज स्थिति जो बजट की है, मैं बजट के ऊपर आता हूँ, बजट के अंदर जनता को बड़ी उम्मीद है, खासतौर व्यापारी, उद्योगपति, आम नागरिकों को यह उम्मीद है कि आम जनता को राहत मिलेगी। जो अंतिम बजट पेश किया गया उसके अंदर बहुत लोभ लुभाने वायदे अंतिम बजट में किया गया। अभी हमारी सरकार आने पर हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे, जिसके अंदर जो रोजगार देने की बात भी थी। सबसे पहले आता है इनकम टैक्स। आज इनकम टैक्स की दर, आज महंगाई के आंकड़े देखोगे उस हिसाब से इनकम टैक्स की स्लैब के अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए, और जो इनकम टैक्स की छूट है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। अंतिम जो अधिकतम टैक्स 30% है। आप देखिए जनता के ऊपर कितना भारी भरकम बोझ पड़ता है। 30% इनकम टैक्स। आप देखो जीएसटी जब पहले बैठ कर होता था 5%, जनरल गुड्स थी, आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर 5% बैठ कर होता था, आज उस पर 18 व 28% जीएसटी लगता है। फिर एक्साइज ड्यूटी, लाइसेंस फीस, मार्केट फीस, अनेकों टैक्स लगाएंगे। टोटल अगर एवरेज आप निकालोगे तो 80% के लगभग टैक्स बन जाता है। क्योंकि मैं व्यापारी हूँ, मुझे हर चीज का ज्ञान है, इसलिए मैं आंकड़े दे रहा हूँ। तो सरकार को इसकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि टैक्सों में सरलीकरण हो। जीएसटी की जो मामला था, एक बार आपने लगा दिया, उस टाइम ये कहा था एक देश एक टैक्स होगा। मेरे स्वाद जी बैठे हैं, अच्छी तरह समझा सकते हैं। जबकि देश एक है, टैक्स 6 प्रकार के लगा दिए, जिसमें आपको मैं आंकड़े दे सकता हूँ। बस सरकार को चाहिए भाई, उस टाइम लगा दिया आपने, और ये भी कहा था हम इसमें जल्दी ही सरलीकरण करेंगे। और आपने पीछे जो बयान भी सुना मोदी जी का भी, अपने जो वित्त मंत्री जी हमारे, उनका बयान भी आया था, हम जीएसटी को 6 की बजाय 2 स्लैब में लाने जा रहे हैं। एक तो उसको 2 स्लैब के अंदर जीएसटी आना चाहिए, और जिसमें टैक्सों में सरलीकरण हो, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। सबसे बड़ी दूसरी बात आ गई युवाओं को रोजगार। इन्होंने कहा भी हम पहले कहा 2 करोड़ युवाओं को आए साल नौकरी देंगे, कल ये कहा गया 78 लाख
कि लगभग युवाओं को आई साल नौकरी मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकारी जो पद खाली पड़े हैं पहले उनको भरो और फिर आपने रोजगार देना है। सबसे बड़ा ऑप्शन आज देश और प्रदेश के अंदर है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हरियाणा में और देश में कोई बेरोजगार मिल जाए तो मेरा कान पकड़ लेना। आप सबसे पहले व्यापार को बढ़ावा दीजिए, उद्योग को बढ़ावा दीजिए। उद्योग बढ़ावा कैसे मिलेगा, बात कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। पहले जो गांव स्तर के ऊपर जो उद्योग होते थे, छोटे छोटे उद्योग गांव स्तर के ऊपर बने हुए थे, जिसमें बेकरी का सामान बनता था, नमकीन बनता था, कूलर पंखे बनते थे, हैंडलूम का सामान बनता था, दरी बनती थी, यहाँ तक कि पापड़ बड़ी तक बनती थी, सरफ साबुन बनता था। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, पूरे देश के अंदर घूम के देख लो। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, एक एक क्षेत्र की बात करेंगे। नहीं बता रहा हूँ, मैं विनय जी आधा मिनट सिर्फ लूंगा। मैं कहना तो सरकार की नीयत ठीक है, आप उसको व्यापार में उद्योग बढ़ावा देने के लिए ज्यादा व्यापारी को सुविधा दे, छूट दे। और दावे के साथ कहता हूँ, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को एकदम से नौकरी मिलेगी। एक आदमी ने एक फैक्ट्री लगा ली, उसको 1000 आदमी की जरूरत है, वो रात को ऐड निकालेगा, सिर्फ भर्ती कर देगा, क्योंकि उसे फैक्ट्री चलानी है, ये जरूरी है। तो ये आप अगर उनको सुविधा दोगे, राहत दोगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ हरियाणा में बेरोजगारी खत्म होगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, सरकार के खजाने में इनकम टैक्स ज्यादा आएगा, एक्साइज ड्यूटी ज्यादा आएगी, जीएसटी आएगा। इनकम टैक्स बहुत बड़ा मसला है सर, इस बार सभी को उम्मीद है इनकम टैक्स को कुछ राहत मिलेगी। आता हूँ बजरंग जी, आऊंगा मैं आपके पास, और मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक एक पहलू पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ रेडू साहब भी जुड़े हुए हैं, मेघराज जी भी जुड़े हुए हैं, और इससे पहले हमारे साथ अभिषेक झा भी जुड़े हुए हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। टैक्स का मसला बहुत बड़ा मसला है। क्या लगता है झा साहब, किस तरह से देखते हैं आप, क्या उम्मीदें जताते हैं आज के बजट से और टैक्स को लेकर? क्योंकि देखिए टेक्निकल चीजें होती हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझा सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप एक आम आदमी के नजरिए से देखें, जो वो चाह रहा है, जो वो आशा कर रहा है, जो उम्मीद कर रहा है, वो मिले तो किस तरीके से मिले। जी बिल्कुल, आपने सही बताया है कि जो टैक्स का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा है। आम आदमी और मिडिल क्लास, खासकर जो सैलरीड पर्सन है, उनकी उम्मीदें काफ़ी जुड़ी हुई है इनसे। जो पहले ओल्ड रिजीम जो था उसमें बहुत कुछ था डिडक्शन में, जैसे 1.5 लाख मिलता था, उसका मेडिक्लेम का मिलता था। सबसे बड़ी बात जो लोग घर अपना खरीदते थे उस पर जो इंटरेस्ट मिलता था वो मैक्सिमम 2 लाख तक जो है वो इंटरेस्ट का छूट मिलता था। ये सारी चीज़ें आपको न्यू रिजीम में देखने को नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो ओल्ड रिजीम की जो सारी डिडक्शन थे उसे एट पार लाने की न्यू रिजीम में कोशिश रहेगी सरकार की, कि जो अभी भी लोग हैं, अभी आप प्रैक्टिकली देखें तो लोग ज्यादातर ओल्ड रिजीम की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें जो छूट है वो उससे हमें ज्यादा बचत मिल सकता है। जैसे कि अगर न्यू रिजीम की बात अगर हम करें तो 50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं, यानी कि 7.5 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तो आपका 87A का जो रिबेट है उसको लेके आपका टैक्स 0 हो जाता है। बट अगर ओल्ड रिजीम में अगर आप जाएं तो जिनका अगर हाउस लोन किसी ने ले रखा है, उनका 2 लाख का अगर डिडक्शन है इंटरेस्ट का, तो 2 लाख वो हो गया, प्लस 1.5 लाख रुपए ATC का डिडक्शन प्रिंसिपल भी चला जाता है, तो ये 3.5 लाख हो गया, प्लस आपका मेडिक्लेम का और एक्सपेंसेस लेके ये 4 लाख हो गए, और 5 लाख जो है वो जहाँ तक की है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख, और उसके बाद 5 लाख तक जो है जो टैक्स बनती है 12,500 87A में जो जिसका रिबेट बनता है, तो लगभग 9 लाख 9.5 लाख 10 लाख तक जो है ये आपका जो टैक्स नहीं बनता है अगर आपके पास डिडक्शन है तो जरूर सरकार का भी ये मंशा रहेगा कि इस बार न्यू रिजीम में कम से कम ओल्ड रिजीम के एट पार लाए, चाहे वो 87A के थ्रू वो लाए जो कि टैक्स में छूट दे के लाए, या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा के लाए। तो मुझे लगता है कि ये जरूर इसमें थोड़ी बढ़ोतरी होगी जो सबको उम्मीद है। इसके अलावा जो एक हॉट टॉपिक अभी जो चल रहा था, जिसे अपने वित्त मंत्री जी ने कहा भी है कि हमने उसके बारे में हम उसका रिव्यू ले रहे हैं और करेंगे, जो MSME का 43BH है जो सेक्शन, ये काफी परेशान कर रहे हैं सारे जितने भी छोटे MSME वाले भी हैं और बड़े इंडस्ट्री वाले को भी, क्योंकि उसमें जो पेमेंट का मेथड है 15 दिन से 45 दिन का जो है, ये बड़ा ही दिक्कत दे रही है सबको। लोग बचना चाह रहे हैं इससे, सारे जो MSME वाले हैं वो भी बचना चाह रहे हैं, और जो बड़े इंडस्ट्री है वो भी MSME से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि उनसे
सर्विस नहीं लेना चाहते या उनसे माल नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको पेमेंट प्रॉम्प्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके बारे में पहले भी अपने वित्त मंत्री साहब ने बोला है कि इसे रिव्यू करेंगे और जरूरत पड़ी तो इस पे संशोधन किया जाएगा। तो इसमें देखने की बात यह है कि इसमें क्या रिलैक्सेशन मिलती है, या इसे एक्सटेंड करते हैं डेट को जो एप्लीकेबल है, या फिर इसमें छूट देते हैं। ये देखना बहुत बड़ा चीज रहेगा कि इसमें राहत बहुत जरूरी है। ठीक है सर, ठीक है, आएंगे आपके पास। बिल्कुल, हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, विजेंद्र रेणु हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि महंगाई को लेकर बात चल रही है, विपक्ष लगातार महंगाई का मुद्दा उठाता है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाता है, सुरक्षा को लेकर भी बात करता है विपक्ष। इस बार आपको इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं? हाँ, देखिए मैडम जी, ये हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण जो पेश किया जाता है, जिसको हम बजट के रूप में जानते हैं। हाँ जी। हर वर्ग इसके ऊपर बड़ी उम्मीदें लगाए होता है, चाहे महिला हो, चाहे यूथ हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे उद्योगपति है, सभी को उम्मीदें रहती है कि हमें इस बजट से कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन जैसे अभी आपने सुनवाया, हमारी जो विश्लेषक थी प्रियदर्शनी को मैंने सुना, सुभाष जी को भी सुना और बजरंग दास जी को भी सुना। तो जहां तक मैं प्रियदर्शनी की बात करूं, उनको बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था। उन्होंने केवल और केवल मोदी सरकार की बढ़ाई करने का काम किया, उनको बहुत ही अमृतकाल का बजट बताने का भी काम किया। मैं ये भी मानता हूं कि हर कोई सरकार कोशिश करती है कि लोगों को अच्छे से अच्छा देने का काम किया जाए, लेकिन दे नहीं पाती है कई बार। अब जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हमें बड़ा गर्व है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें लेवल पर पहुंच गई है, और उस 5वें स्तर पर पहुंचने के लिए उसमें हर तरह के विकास की बात होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होते हैं उससे वो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखिए मैडम जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो विकास की दर तो हमने दिखा दी कि हम जो है ना 5th जो है ना इकोनॉमी बन गए हैं वर्ल्ड की, लेकिन इस 5th इकोनॉमी में जो इनइक्वलिटी ऑफ इनकम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये इनइक्वलिटी ऑफ पार्ट जो है वो क्यों बना है? क्यों बना? क्योंकि जिनके पास इनकम सोर्स हैं उनके तो इनकम सोर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, और जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्गीय आदमी है, उसके लिए महंगाई इस स्तर पर बढ़ गई है कि उसको हर रोज का अपना जीवन यापन करना ही मुश्किल हो गया है, और वो इस महंगाई के कारण दिन प्रतिदिन गरीब ही होता जा रहा है। जिसका रिजल्ट ये है कि एक आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि देश की जो हमारी 90% वेल्थ है वो 10% पीपल ऑफ इंडिया के पास है, और 90% पीपल जो है वो 10% वेल्थ में अपना गुजर बसर करने का काम कर रहे हैं, और वो आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। और इसका आंकड़ा न केवल ये जो मैं बता रहा हूं, जो हमारे सर्वे के आंकड़े आए थे, बल्कि स्वयं मोदी गवर्नमेंट भी बताती है कि आज हम हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को, आउट ऑफ 140 करोड़ 80 करोड़ को आप फ्री राशन वितरित कर रहे हैं, और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम इतना राशन वितरित कर रहे हैं। देखिए, बजट में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, मेरा मानना है। जहां तक महंगाई की आप बात करते हैं, ये 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों दिया जा रहा है? क्यों इस तरह की जो ना मोर देन 50% लोग सरकार के भरोसे पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं? हमें बजट में ऐसी व्यवस्था करनी होगी। महंगाई को इतना कम किया जाना चाहिए मैक्सिमम, कि ताकि लोग अपना जीवन यापन स्वयं कर सके और वो सरकार पर आश्रित ना रहें। सरकार दे रही है, उनका पेट भर रही है, मैं इसको कोई बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन वाई सच लाइक सिचुएशन आर बीइंग क्रिएटेड कि उनको सरकार के भरोसे रहना पड़े ड्यू टू महंगाई। इन्फ्लेशन जो है उसी के कारण लोग कर नहीं पा रहे हैं जो कार्य, जैसे अभी बजरंग भाई ने भी बताने का काम किया। 15, 10, 12 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल और डीजल हमने यूज किया हुआ है, मैंने खुद यूज किया हुआ है। आज वही पेट्रोल और डीजल 100 के आसपास पहुंचा हुआ है, और कई सिटीज में जैसे बम्बई वगैरह में तो मोर देन 100 वो पहुंच गया है। तो ये जो है, ये महंगाई आई है। चाहे गैस सिलेंडर थी कि सब्सिडी थी गवर्नमेंट ने, ठीक है, हमें सब्सिडी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपना खुद कमा करके खाना चाहिए। बट यदि वो 80 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हो, तो वो 800 रुपए का, 1000 रुपए का सिलेंडर कैसे परचेज कर लेगा वो? और किस प्रकार से उस सिलेंडर को लेकर के उस 5 किलो चावल को, 5 किलो आटे को कैसे पका करके खाने का काम करेगा? तो हमें सबसे पहला काम, सबसे बड़ा काम
महंगाई को कम करना बजट में सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इट इज मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ बजट, इट शुड बी मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ बजट के इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल करने का काम करे। मैं ये भी मानता हूं कि इन्फ्लेशन जो है हमारी 14% तक भी पहुंच गई थी और आज कहीं 5 या 6 के बीच में अनुमान जताया कर रही है इन्फ्लेशन। लेकिन सरकारी जो लेकिन सरकारी आंकड़े ये हैं विनय जी, वो कहते हैं कि 4% से ऊपर यदि महंगाई चली जाती है तो वो चिंताजनक होनी शुरू हो जाती है। और आज भी हमारे देश की महंगाई मोर देन 4% है, वो 5.5-6% के आसपास चल रही है। इसको और नीचे लाना बहुत जरूरी है ताकि हर व्यक्ति अपना जो है ना गुजर बसर आसानी से कर सके। मैं एक बात कहता हूँ और बार बार कहता हूँ, हम गुजर बसर आसानी से कर सकते। एक मिनट और मैं एक बात और कहता हूँ कि हमें किसी को भोजन नहीं खिलाना चाहिए, बल्कि हमें भोजन कमाना और पकाना सिखाना चाहिए व्यक्तियों को, ताकि वो खुद कमा ले और खुद पकाकर खा ले। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है रोजगार। हमें रोजगार जो है ना देना चाहिए लोगों को। रोजगार देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। मेघराज जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मेघराज जी, पहली बार खुलकर मौका मिलेगा आपको। पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है मोदी सरकार 3.0 का। इससे पहले तो आप सत्ता के भागीदार थे जब पूर्ण बजट पेश होता था, लेकिन इस बार खुलकर आप बोल सकते हैं क्योंकि अब आपका कोई फिलहाल लेना देना नहीं है। क्या लगता है, क्या उम्मीदें आप जता रहे हैं और किन मुद्दों पर फोकस होना चाहिए खास तौर पर? नमस्कार जी, आपको सभी आपके व्यूअर्स को और मेरे प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि निर्मला सीतारमण जी जो हमारी जो है फाइनेंस मिनिस्टर है, वो अपना 7वां बजट पेश कर रही है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि ये मोदी 3.0 सरकार है। इसका मतलब पहले भी 2 बार सरकार रह चुकी है और जितने भी वादे जो किए गए हैं जनता से, जो हमारा मैनिफेस्टो तैयार होता है, उस मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग जितने भी जो है कहते हैं संकल्प पत्र, मोदी जी की गारंटी, ये सब वर्ड हमने बहुत अच्छे सुने हैं। और उस गारंटी के अंदर हर तरह के लोक लुभावन जो है वादे किए जाते हैं और वो डिलीवर करना एक सरकार की मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जहाँ भी हम बात सुन रहे थे अपने हर एक प्रवक्ता भाइयों की भी सबकी, लेकिन सबसे बड़ी जो मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ उसमें 2 चीजें हैं, जिसके अंदर एक है हमारा किसान वर्ग और दूसरा है हमारा मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास। जो सैलरीड क्लास को भी हम आज मिडिल क्लास की रेंज में आ चुका है, वो हम उसको एक सेग्रीगेट करते हैं कि वो सैलरीड क्लास है, बट आज की जो करंट जो महंगाई दर है उसके हिसाब से वो आज मिडिल क्लास के अंदर जो है फॉल कर रहा है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ, मैं 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा और उम्मीद भी करना चाहूंगा कि हमारी जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर है जो इस पर फोकस भी करे और हो सकता है कि हमें कुछ ना कुछ उसमें छूट भी दे। जिसके अंदर मैं 3 R की बात करूंगा। 1 इज रिजर्वेशन, सेकेंड जो है मेरा रिबेट और थर्ड मेरा होगा वो होगा रिड्यूस। तो जहां मैं बात करता हूँ आरक्षण की बात करते हैं हम, तो आरक्षण जो बात करते हैं शिक्षा और रोजगार, सॉरी शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसके ऊपर हमें देना चाहिए ताकि ये देश, जब हम बात करते हैं देश की, जब हम बात करते हैं हम कैसे ग्रो करेंगे, हम 5वीं अर्थव्यवस्था से हम 4वीं 3री अर्थव्यवस्था कैसे बनेंगे, तो उसके लिए जो आज सबसे ज्यादा जरूरी है वो होना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर। क्योंकि आज हमारा देश, जहाँ हम बात करते हैं 140 करोड़ की, 140 करोड़ में जो है बार बार सरकार के आंकड़े, खुद सरकार, हर मिनिस्टर, हर जो है नेता एक बात करता है कि हम जो है 80 करोड़ लोगों का भरण पोषण करते हैं, मतलब उनको हम फ्री अन्न देते हैं। तो हम क्यों ना, जैसे अभी हमारे इनेलो प्रवक्ता भाई ने भी बताया कि हम क्यों ना ये कोशिश करें कि वो 80 करोड़ लोग जो है महंगाई की जो कम दर है उससे बाहर निकलकर अपना रोजगार खुद कमाना सीखे। उस लेवल के जो जो है रूल्स बनाए जिससे कि डेवलपमेंट और फास्ट तरीके से बढ़े इंडिया में। साथ में जहाँ बात करते हैं छूट की, रिबेट देनी, तो मैं बात कर रहा था किसानों की, चाहे उनके एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, बीज, खाद हो, आप अगर उन चीजों के अंदर उसको रिबेट देंगे तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिलेगा। आज वो एक सिर्फ अपना पूरे परिवार का नहीं, पूरे देश का भरण पोषण करता है अपनी फसल से, लेकिन उस फसल का जब हम मार्केट में लेके आते हैं तो वो चीजें महंगी हो जाती है और हम बोलते हैं महंगाई दर बढ़ गई है। महंगाई दर बढ़ने का एक ही रीजन है कि हमें चावल, दालें और ये सस्ती मिलनी चाहिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस किसान को भूल जाते हैं जिसका पूरा परिवार से वो दाल, चावल और गेहूं, अनाज जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब वो मार्केट में जाता है जिसके पीछे दुनिया भर का एक प्रोसेस है, मतलब उसकी फसल कटने से लेकर मार्केट तक जाने के लिए इतने कष्ट लगते हैं कि उसको जो उसका एक्चुअल प्राइस है वो नहीं मिल पाता। और मार्केट के अंदर वो ही चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ
चाहे वो गेहूं की हो या किसी फ्रूट हो या वेजिटेबल की बात कीजिए। अगर आप किसान की बात करेंगे तो टमाटर 5 रुपए किलो, मार्केट में 50 की जगह 80 रुपए किलो। तो जो ये डिफरेंस है वो 120 रुपए किलो मिल रहा है फिलहाल। हाँ जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ रिड्यूस टैक्स। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में 2 तरह के टैक्स हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर जैसे सैलरीड क्लास है, डायरेक्ट उनका टैक्स काट दिया जाता है। ठीक है, हम सबको पता है कि आपकी सैलरी आएगी, सैलरी में से 30% मैक्सिमम कैप है, आपके काट दिए जाएंगे पैसे सीधा सा और सीधा सरकार के पास चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन उसके बदले में उस सैलरीड क्लास को क्या दिया जाता है? कुछ भी नहीं दिया जाता है उसे, सिर्फ टैक्स लिया जाता है और फैसिलिटीज के नाम पे उसे कुछ नहीं मिलता है। थर्ड बात करता हूँ मैं, जैसे आपने टैक्स तो काट लिया, साथ में इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आज आप बच्चा पैदा होने से लेकर जब शमशान घाट में जाता है तब तक आप ये देखिए कि कितने तरह के टैक्स हैं। आज हम एक तरह से कहते हैं हमें आजादी मिल गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम आजाद हो पाए हैं इन टैक्सों से। आज हम बात करते हैं कि कितने हजारों लाखों जो है अरबपति इंडिया छोड़कर इंडिया से बाहर जा रहे हैं। भाई वो जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी आपके पास ही आ रहा है, बात पूरी हो जाए एक बार बस जी। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने पैसा कमाया, वो बाहर जा सकते हैं। लेकिन क्या हमारी 140 करोड़ जो हमारी आबादी है उसमें से अगर मैं कुछ लाख लोगों को हटा दूं, क्या वो क्या पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, टैक्स में भी राहत मिलनी चाहिए और ये वाकई में इसको लेकर हर कोई सवाल पूछ रहा है। प्रियदर्शनी जी, आपने एक्सपर्ट्स को भी सुन लिया और आपने अपने जो विपक्ष में बैठे हुए प्रवक्ता भाई हैं उनको भी सुन लिया। सवाल तो इनसे जुड़े हुए मैं लूंगा ही। एक सवाल मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं और उसे लेकर ही सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। आत्मनिर्भर लोग बनेंगे तो वो विकसित भारत अपने आप हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ा सा आप जरूर अपना नजरिया पेश करें। देखिए, मैं एक अपनी बात इसको बोलने से पहले एक बात बोलती हूँ कि आद कनगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। 2023 और 24 का बजट मेरे सामने है क्योंकि अभी तो बजट हमारा 2024 का खुलना है। मैं कुछ मुख्य बातें जो कि धरातल में भी पूरी की है सरकार ने, उसके आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। पिछले 10 वर्षों में एक आम व्यक्ति की इनकम जो है वो 2 गुना हो गई है। आज एक आम व्यक्ति जो है वो 1,90,000 रुपए से ज्यादा अपनी उसकी डबल इनकम हो गई है। ये अगर हो पाया है तो ये मोदी सरकार में हो पाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब मोदी जी को सरकार मिली थी, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब 10वें स्थान पे थी, आज 5वें स्थान पे है। तो इसी से बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ी हुई है। अभी मेरे साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे कि किस तरीके से उद्योगपति बाहर जा रहे हैं। मैं आपको सरकारी आंकड़े बताना चाहती हूँ। इस शब्दावली को बोला जाता है ब्रेन ड्रेन, करेक्ट। अब ये ब्रेन ड्रेन जो है, आपको मैं बताऊं, पिछले 10 वर्ष में बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। अगर आप 90 के दशक में देखें, जहां पे माननीय राजीव गांधी जी की सरकार थी, सबसे ज्यादा अगर कोई देश छोड़ के जा रहा था क्योंकि रोजगार नहीं था, क्योंकि कोई भी अपना देखिए घर छोड़ के नहीं जाना चाहता है। कौन जाना चाहता है? हम सब चाहते हैं कि अपने घर में रहें, अपने खेतों को देखें, अपनी जगहों में रहें, अपने माहौल में रहें। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देश में ब्रेन ड्रेन हुआ है तो 90 के दशक में हुआ है, माननीय श्री राजीव गांधी जी के समय में हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत हमने 5 करोड़ और 9 करोड़ 6 लाख एलपीजी कनेक्शन दिए। 1002 में के लथित कोविड में हमने आंकड़ा जो है वो 2020 का पार कर लिया है। और आप ये देखिए कि किस तरीके से हमने उद्योगों को जगह दी है। आज एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, मैंने पहले भी बताया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आज कोई भी उद्योग अगर आज आप शुरू करना चाहते हैं, आपको कोई खास डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। आप जाइए बैंक में, आप बताइए, आपको इमीडिएटली लोन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है हमारे देश में 9.5 बढ़ी है। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अगर आप देखें तो 3.7 बढ़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि 2014 से पहले था एग्रीकल्चर सेक्टर 4.18 था,
आज 7.6 हो गया है। ग्लोबल एजेंसीज में आज जो रिटेल सेक्टर है वो 7% का बढ़ा हुआ है। तो क्या आपको मैंने एक एक सेक्टर करके बताया है कि किस तरीके से हमारा ग्रोथ फैक्टर हो गया है, और इन्फ्लेशन खुद मेरे साथी प्रवक्ताओं ने स्वीकार किया है कि किस तरीके से बढ़ा हुआ था 2014 में, और विद इन 2 साल के अंदर आज 4.5 आने वाला है। तो आप बताइए कि किस तरीके से, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, आज आप एक आम नागरिक के पास भी जाएंगे तो उनके पास भी एक स्मार्टफोन होगा। आज जो आपके घर में जो लोग काम करते हैं, आज आप उनके पास भी जाएंगे तो स्मार्टफोन होगा, और उसी स्मार्टफोन से वो डिजिटल इंडिया को यूज करते हैं और यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं। आज यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन इतना आसान अगर किसी ने बनाया है तो मोदी सरकार ने बनाया है। आज उद्योग आसान हो गया है, आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आ रही है। आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्यों आ रही है? क्योंकि हमने 10 साल में एक मजबूत सरकार दी है। आज 10 साल में हमने ये बताया है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। ये बातें बोलने वाली बात नहीं है कि किस तरीके से, किसी से भी छुपा नहीं है कि किस तरीके से 2014 से पहले एक प्रधानमंत्री ऐसे थे हमारे पास जो कि रिमोट कंट्रोल पे चलते थे, उनको चलाता कोई और था, जबकि वो खुद अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट कहे जाते थे। लेकिन देश का हाल कैसा था ये किसी से छुपा नहीं है, ये बताने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो आपको यहाँ पे मार्के की बात आपको समझने की जरूरत है कि देश उद्योग उन्नति कैसे करता है। कोई भी देश जब उन्नति कैसे करता है, जब आप शिक्षित होते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जिस तरीके से हमने आईआईटी और आईएम और ऐसे कितने इंस्टीट्यूट, विश्वविद्यालय हमने खोले हैं 10 साल के अंदर, ये अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है। इस तरीके का काम शायद पहले की सरकारें कर जाती तो मुझे लगता है कि भारत ऑलरेडी एक विकसित देश बन चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, ये मोदी सरकार 3.2 है और हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जनता को पूरा विश्वास है मोदी सरकार पे। मोदी जी ने जिस तरीके से अपने लोकसभा चुनावों में बोला था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी वाकई पिक्चर बाकी है। और आप देखिएगा कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की क्रांति होगी, किस तरीके से हर घर में मुस्कुराहट होगी, किस तरीके से हर किसी को रिबेट मिलेगी और हर किसी के लिए उस पिटारे में कुछ होगा। ठीक है, और इस पिक्चर का एक टीजर आज 2 बजे के बाद क्लियर भी हो जाएगा जब बजट पेश होगा। तो जी। मैं चाहूंगा कि सुभाष सप्रा जी से आप कृषि के बारे में, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, तो चविष्का आप कुछ सवाल करें। बिल्कुल सुभाष सप्रा जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर सोमवार की हम बात करें, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने आर्थिक समीक्षा भी की थी। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की अगर बात की जाए तो 2024 से 2025 और 2023 और 24 की अगर बात की जाए तो उसको किस तरीके से समझा जाए? देखो, ये 2024 ये इलेक्शन ईयर है। पीछे लोकसभा का चुनाव था और अभी भी बड़ी बड़ी स्टेट्स के चुनाव होने वाले हैं। अभी हरियाणा में भी होने वाला है, महाराष्ट्र में भी होने वाला है और स्टेट्स भी हैं। अभी 2-3 महीने में अभी नोटिफिकेशन हो जाएगा। इन चुनावों में भी जो मुद्दा होने वाला है वो महंगाई का होने वाला है। 2004 में भी जो चुनाव हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने नारा लगाया था शाइनिंग इंडिया, और 1 साल पहले ही उन्होंने चुनाव करवा लिया था, मतलब कुछ बेनिफिट्स मिल जाएं उनको। जी। परंतु उस टाइम उनके जो वोट बैंक है उसका जो 18% वोट कम हो गया था। इसी तरह से हमारे अभी भी इस इंडिया में हमारे अभी जो चुनाव हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने, पूरा पार्टी ने 400 पार का नारा लगाया था, परंतु सीटें वो बहुमत नहीं ले पाई भाजपा गवर्नमेंट। आज भी महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा है, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है जो अपोजिशन पार्टीज उठाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज सबसे बड़ी बात है, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, मैं तो प्रोफेसर हूँ, ठीक है, परंतु पॉलिटिक्स और ये बजट आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे जो नेताजी हैं बजट उन्होंने ही पेश करना है, क्या मतलब जो है ना, कितनी कहाँ से आय लानी है और कहाँ पे उसको खर्चा करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करना है, रेवेन्यू कितना करना है, करना तो उन्होंने ही है ना। परंतु कल ही हम जो है ना मजदूर मुझे लेने थे और वहां पे मैं मजदूर चौक पर गया तो वहां पे मजदूर रो रहे थे। वो कहते हैं जी, लेडीज छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए हैं, वो कहते हैं जी हमें 500 रुपए यहाँ पर रेट है जो डेली मजदूरी मिलती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, और जरा सी बारिश हो जाए तो 2-4 दिन तो मजदूरी मिलती नहीं है और रोटी नहीं मिल। अब बताओ, ये हाल भी है हमारे इंडिया का, जहाँ इतने बड़े बड़े अरबपति हैं
वहां पे ये हालत भी है, चाहे मोदी साहब कुछ भी करें, उनको उन विशेष वर्ग के लिए भी सोचना चाहिए। अब कृषि की आपने बात करी है, अब देखो यहाँ पे बड़े बड़े कृषि आंदोलन भी हुए हैं और मोदी साहब को अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं, अपने जो डिसीजन वापस भी लेने पड़े हैं। अगर आप किसान के खाते में डाल रहे हैं पारदर्शिता से, आप डालो। पॉलिटिकल पार्टीज जो फ्री सिस्टम चला रखा है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये फ्री सिस्टम भी गलत है। सबसे बड़ी बात है, युवा को रोजगार चाहिए, रोजगार के अवसर दो उनको, जो एंटरप्रेन्योर जो है ना स्कीम दो आप, जो छोटे जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, मीडियम स्केल, उनको लोन दे दो, सस्ता लोन दे दो, जिससे वो उनको रोजगार अपने आप मिले। और जैसे चाइना जैसे देशों में बड़े अच्छे रोजगार मिल जाते हैं। अभी कल जो आर्थिक सर्वेक्षण में उसमें जो नागेश्वर जी हैं, आनंद जी, उन्होंने जो सलाहकार है, उन्होंने विशेष उन्होंने ये भी बोला है भाई ये जो बजट में उम्मीद है, जो एजुकेशन है और जो रोजगार है, उसके जो 20 का जो अंतर है उसे खत्म किया जाएगा। क्योंकि पढ़ाई तो हो जाती है, ग्रेजुएट तो हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन तो हो जाती है, रोजगार ही नहीं मिल पाता, स्किलनेस ही नहीं है उसके पास। तो इसमें जो है ना स्किलनेस पे जोर दिया जाएगा, भाई किस तरह से जो है ना उसको स्किलनेस हो और वो अपने आप काम करे। या क्योंकि आईटी सेक्टर में इसमें उम्मीद नहीं है, कल की रिपोर्ट में उन्होंने पहले से बताया आईटी सेक्टर में उम्मीद नहीं है। मेन चीज है जो छोटे छोटे निजी क्षेत्र को जरूर बढ़ावा दिया जाएगा, कृषि के साथ साथ जो गैर कृषि जो इंडस्ट्रीज है, जो सेक्टर है, उसको भी ध्यान दिया जाएगा, इसमें हमें उम्मीद है, क्योंकि उसी से रोजगार बढ़ेगा। जो छोटे छोटे बड़ी अच्छी ऐसी कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट अच्छे अच्छे लोन भी दे रही है, बड़ा आसान जो है सिस्टम बना दिया उन्होंने, आजकल लोन लेना बड़ा आसान हो गया है, छोटी सी फॉर्मेलिटी से बैंक वाले अपने आप ही पहुंच जाते हैं। बैंकिंग सिस्टम में भी पुराने टाइम के हिसाब से बहुत सुधार हुआ है। किसी को अगर ये भी पता चल जाए भाई इसको लोन की जरूरत है, तो लोग उसी टाइम आ जाते हैं, घर पे ही भी आ जाते हैं, डेली फोन आने भी शुरू हो जाते हैं। परंतु मेन चीज है ये नहीं वो लोन ले ले और वो अपने उसको बेस्ट यूज ना कर पाए, उसके लिए उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके लिए जो है ना उसको स्किलनेस तभी तो आएगी ना। और साथ साथ स्कूलों में भी 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में बच्चे को थोड़ी सी स्किलनेस दी जाए। और कॉलेजों में तो मैं आपको बताता हूँ, बीइंग एजुकेशनिस्ट, अब इस टाइम चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई है। आज हरियाणा में कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 8400 पोस्ट है, जिसमें से 5500 5,500 खाली पड़ी हैं। आप बताइए 5500, तो भाई अगर मतलब इस तरह से थोड़ा होगा। अब आप बजट बनाएंगे और अब टीचर्स की भर्ती नहीं होगी तो उसका क्या फायदा हुआ? एजुकेशन कौन पढ़ाएगा कौन? अब आज ही मैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर में देख रहा था, क्योंकि यहाँ इलेक्शन होने वाला है 2-3 महीने में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बीजेपी को झटका लगा है, महंगाई हो या बेरोजगारी हो। झटका नहीं लगा प्लीज झटका नहीं लगा, नहीं इस बात का जवाब दे दीजिएगा। मैं जवाब देना चाहती हूँ, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, झटका नहीं लगा है। वो जो आज भी हम विधानसभा में 46 विधानसभाओं में आज हम आगे हैं, तो कोई झटका नहीं लगा है। मैं बताता हूँ, पहले 10 में से 10 सीटें जीती हैं और देखो 5 सीटें अब इस टाइम। नहीं, आप उसको विधानसभा के रूप में लीजिए, क्योंकि हम विधानसभा चुनावों की बातें कर रहे हैं। चलो मैं विधानसभा की भी बता देता हूँ। इस टाइम जो हरियाणा में जो 46 सीटों पर कांग्रेस ने जीती हैं और 44 सीटें भाजपा ने जीती हैं। जबकि जो पिछला, जब आप पॉलिटिक्स वाली बात कर रहे हैं, पिछला जो चुनाव था 2019 का, उसमें 10 सीटें जीती थी विधानसभा में कांग्रेस ने और 79 जीती थी भाजपा ने। भाजपा ने, और सारे के सारे मंत्री भी हार गए थे भाजपा गवर्नमेंट के। मतलब अब उस टाइम 10 सीटें थी। अगर पॉलिटिकली बात करेंगे तो देखिए मुद्दा कहीं और चला जाएगा। मैडम ने कर दिया। मैं दर्शनी जी मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। बात करेंगे। आज ये जो हमने चर्चा रखी वो सिर्फ इसीलिए रखी है कि दर्शकों को समझ में आए कि क्या बजट किस तरह का हो सकता है, टेक्निकल चीजें क्या होती है। सर मैं चाहूंगा कि इसी चीज पर समझ पाए। ठीक है, मैं यही बता रहा हूँ, मतलब इसमें शिक्षा के साथ साथ मतलब स्किलनेस बहुत जरूरी है। मैं वही, कल उन्होंने यही बोला भाई इसका जो डिफरेंस है, भाई आप शिक्षा तो दे रहे हैं और रोजगार नहीं मिल पा रहा उसको, तो इसका जो डिफरेंस है इसको मतलब किसी भी तरह से वो स्कीम ऐसी बनाई जाए जिससे जो है ना वो बच्चे को स्किलनेस हो, अपने हाथ अपने जो है ना पांवों पे वो खड़ा हो, चाहे वो छोटा सा धंधा करे चाहे वो बड़ा करे, मतलब इसके लिए ये बहुत जरूरी है। अब कृषि क्षेत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसानों को बड़ा कुछ दिया जा रहा है, उनके खाते में बिल्कुल पैसे डाले जा रहे हैं, अच्छी स्कीम, मतलब खाद भी बड़ा आसान से सिस्टम बना दिया गया, वो करते हैं। परंतु साथ साथ हम तो यही बोलते हैं और सभी यही, जो अपोजिशन हो या पक्ष हो, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये जो फ्री सिस्टम चल रहा है ना पार्टी का,
ये इट्स वेरी बैड। उन्हें अपने पांवों पे खड़े होने के लिए स्कीम देखिए, दी जाए। पीएम हमारी तो यही कौशल विकास योजना के तहत मैं आपको बताना चाहती हूँ, सुभाष जी ने बड़ा आराम गढ़ साहब, अच्छा आपके पास पॉइंट नहीं, आऊं। एक मिनट मैं कंप्लीट कर जी, लूँ, जी, वरना बस वो, देखिए रह जाता है। विनय जी, आइए गढ़ साहब, आपके पास देखिए, आ रहे हैं। बेरोजगारों को विनय जी, करीबन बीच में जिसको बोलना कहते हैं गलत बात है। आज अपने 8,000 सदन रुपए में की बात नौकरी करें। आराम से बार-बार लग सकती बीच में है। ये तो अच्छी बात थोड़ी है। आ रहे गढ़ साहब, आपके पास आ रहे हैं। कौशल विकास योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट में आज कोई भी युवा जिसकी स्टार्टिंग पैकेज 8,000 से शुरू हो जाएगी, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो स्किल डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट में नहीं किया। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 2014 से लेके आज तक जितना स्किल डेवलपमेंट में हाइप हमें मिला है या हमने करवाया है, आज एक कोई भी रोजगार जितने भी जैसे छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, इन्होंने भी बोला जैसे छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो गया, टैटू बनाने का हो गया, ये सारे उद्योग इन्होंने, जैसे कि कॉल सेंटर की ट्रेनिंग हो गई, ये सब इन्होंने शुरू करवाया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए किसी भी युवा को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। कहीं भी आप जाके, हमारे सेंटर है वहां पे जाके आप ये ट्रेनिंग उपलब्ध कर सकते हैं और आपको नौकरी भी मुहैया करवाई जाएगी। ठीक है गर्ग साहब, चलिए उस समय रोक दिया था आपको। मैं वैसे भी सेक्टर वाइज बात करने की सोच रहा था, तो अभी खास तौर पर मैं कृषि की तरफ थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, किसानों की तरफ फोकस कर रहा हूँ, और किसानों को लेकर बहुत सारे कदम उठाए भी गए हैं। इस बजट में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं और आप कहना क्या चाहते थे उस समय, वो भी बात पूरी कर लें आप। देखिए, सबसे पहले युवाओं का ले लो। युवाओं को रोजगार जब मिलेगा, आप देखो हरियाणा ले लो, 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े, और केंद्र के अंदर आप देख लो कितने पद सरकारी खाली पड़े। वो छोड़ दीजिए, युवाओं को सरकार रोजगार देना चाहती है तो उनको बिना ब्याज का छोटे व्यापार होते हैं। आप देखो गली मोहल्लों में लाखों व्यापार, कोई किराना काम करता है, कोई कंस्ट्रक्शन काम करता है, कोई दूध बेच रहा है, तो छोटे छोटे व्यापार है, वो बिना ब्याज का अगर आप लोन दोगे, किस्तें बनाओगे, तो लाखों लोगों को, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप देखिए, आज उच्च शिक्षा प्राप्त करे हुए युवा पीएम तक की नौकरी के लिए धक्के खा रहे आपके सामने। चाहे आप, मैं हरियाणा की नहीं, पूरे देश के अंदर ऐसे हालात है। बच्चा आप उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, उसके लिए पैसे लगाता है। आज के युग में शिक्षा प्राप्त करना आज युवा के लिए बहुत मुश्किल है। अपने उनके जो फादर है, मदर है, वो अपनी जमीनें बेचकर। गर्ग साहब, थोड़ा रोक रहा हूँ, राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये एक फोटो सेशन, जैसा कि हम बता रहे थे कि जब बजट पेश किया जाता है तो उससे पहले बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये तस्वीरें जो आप तक पहुंचा रहे हैं, मुंह मीठा कराते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। और ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर है जो कि उस रिकॉर्ड की तरफ भी दर्शाती हुई नजर आ रही है, जो रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं कि 7वीं बार ये बजट पेश करने जा रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक अनोखा रिकॉर्ड बना रही है। तो ऐसे में राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं, राष्ट्रपति उनका मुंह मीठा कराते हुए उनकी टीम को ये आभार प्रकट करते हुए कि आप जो भी बजट आपने बनाया होगा, क्योंकि किस तरह का बजट है वो तो अभी 1-1.5 घंटे बाद धीरे धीरे साफ होना जरूर शुरू हो जाएगा, लेकिन ये तस्वीर जो है वो ये बयां कर रही है कि उनकी टीम को ये उनकी जो मेहनत है उसके लिए यहाँ पर उसको धन्यवाद भी कर रही हैं। और ये तस्वीरें अब आती रहेंगी, चर्चा हमारी चलती रहेगी। गर्ग साहब, माफ कीजिएगा, रोका था आपको, आप बात पूरी करें अपनी। युवा बेरोजगारी के कारण आप देखोगे देश और प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है। लोगों के साथ क्या है, दुकानों में बैठे लोगों पे फायरिंग भी होती है, रोटी भी मांगी जा रही है, मंथली भी मांगी जा रही है। यहाँ तक कि अपराधी खुलेआम विदेशों में बैठकर, जेलों में बैठकर मंथली भी मांगते हैं। वो सबसे मोटा एक कारण है, वो बेरोजगारी है। अगर लोगों को रोजगार मिल जाएगा वो क्यों अपराध करेगा, अपराध के अंदर नहीं जाएगा। बेरोजगारी कारण आज युवा पीढ़ी नशे के दलदल में धंसता जा रहा है। 5 किलो गेहूं देने से महंगाई कम नहीं होती या बेरोजगारी कम नहीं होती।
हमें युवाओं को प्रेरणा देनी होगी, प्रेरित करना होगा, उनको रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। पढ़े लिखे युवाओं को, जो शिक्षित युवा हैं, उनको अगर नौकरी ना मिले, व्यापार की तरफ लेकर जाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, आप व्यापार के अंदर आइए। व्यापार का सिस्टम है, बैंक आपको लोन देगा, आप उसके माध्यम से लोन लो और लोन लेकर अपना व्यापार कीजिए, अपना परिवार का पालन पोषण कीजिए, और इससे क्या होगा, काफी हद तक देश के अंदर बेरोजगारी खत्म होगी, ये जरूरी है। दूसरा, आपने कहा खेती के ऊपर। हाँ जी। खेती के अंदर आप देखिए, जहां तक कि पहले खाद पर टैक्स नहीं था, पहले खेती में उपयोग आने वाली दवाइयों पर टैक्स नहीं था, इस सरकार ने उनको जीएसटी के दायरे में लाकर 18% आप देखोगे उनके ऊपर, खेती में उपयोग आने वाली दवाइयों के ऊपर टैक्स लगा दिया। एक तरफ तो आप कहते हो हम किसान को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं, किसान की आय 2 गुना करना चाहते हैं, आपने खाद पे टैक्स लगा दिया, आपने बीज पर टैक्स लगा दिया, दवाई पर टैक्स लगा दिया, डीजल पर हरियाणा में वेट बढ़ा दिया, यहाँ तक कि 700% एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल के ऊपर केंद्र सरकार ने बढ़ा दी, और उसके साथ साथ ट्रैक्टर पर टैक्स बढ़ा दिया, ट्रैक्टर के पार्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिया, मशीनरी पार्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिया। तो आप कहाँ, किस दिशा के अंदर किसान को लेके जा रहे हो? सबसे पहले जरूरी है किसान खेती में उपयोग आने वाले जो भी सामान है, खाद है, बीज है, उनको ऊपर टैक्स मुक्त होना चाहिए, ताकि किसानों को राहत मिले। एक खास बात है, जब किसानों को राहत मिलेगी, हर सामान सस्ता भी होगा। जैसे मेरे साथी ने कहा भाई 5 रुपए किलो टमाटर किसानों से खरीदा जाता है, और मार्केट में आपने कहा 120 रुपए किलो बिक रहा है, तो बड़ी दिक्कत है ना। उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। मार्केट जो है होलसेल मार्केट बननी चाहिए। जैसे मार्केट है, सरकार को जैसे प्याज है, टमाटर है, कोई फल है, कुछ भी आइटम है, उसका रेट तय करना चाहिए। अधिकतम इतना रेट होलसेल में किसान से लेगा, इससे कम नहीं ले सकता, और मार्केट के अंदर इससे ज्यादा बिक नहीं सकता। दिक्कत क्या थी, मैं आपको नहीं बताता हूँ, क्योंकि जैसे आलू है, समझा, बहुत ज्यादा, आपको उदाहरण देता हूँ, आलू है, आलू की मंडी हरियाणा के अंदर आप चले जाओगे, लाडवा साइड में, कुरुक्षेत्र साइड में पैदावार उस साइड में ज्यादा है, वहाँ क्या होगा, आलू की कीमत आप देखोगे, आलू 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए किलो तक आलू बिकता। कई बार तो आलू की ऐसी खराब मट्टी होती है, 1-1 रुपए किलो आलू किसान को बेचना पड़ता है। आप जो आलू बेचने के लिए ट्रैक्टर में आते हैं, उसका पैसा पूरा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं वजीरदास जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुद्दा है लगातार ये महंगाई का, ये विपक्ष जो है लगातार महंगाई का मुद्दा ही उठाता हुआ नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ।